डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस आज की क्लास में हम 29-30 मार्च की 2 दिन की घटनाओं को शामिल किए हैं। हम केवल उन्हीं घटनाओं को शामिल करते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो उस दिन की घटनाओं को हम अगले दिन की घटनाओं में इंक्लूड कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम स्टैटिक जीएस का एक पोर्शन शामिल करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की स्टैटिक जीएस का पोर्शन है जो हमने शामिल किया है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के इस समय जो प्रमुख हैं वर्तमान में, उनको वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहली घटना जो है इसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के 4 घटक जो हैं उन्होंने वन हेल्थ प्रोग्राम का प्रपोजल दिया है। वन हेल्थ प्रोग्राम ये पूरे विश्व के लिए, हम जानते हैं कि कोरोना, इबोला, मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां, जो जूनोटिक बीमारियां जितनी हैं, जैसे जो जानवरों से मनुष्य में फैलती हैं, ऐसी बीमारियों से मनुष्यों में बहुत सारा खतरा होता है। इसमें हम इधर देखें, मंकी पॉक्स ऐसी ही बीमारी है, इबोला, इसके अलावा ये चमगादड़ से फैलने वाला इबोला, इसके अलावा ये दूसरा जो कोरोना, इसे भी जूनोटिक बीमारी माना जाता है। तो इस तरह की जो वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ जितनी भी बीमारियां हैं, जूनोटिक बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए, वैश्विक आपदा को रोकने के लिए, कोई इस तरह पेंडेमिक हो, कोरोना जैसी पेंडेमिक हो, पूरे विश्व की रफ्तार के पहियों को एकदम से रोक दे, ऐसी किसी पेंडेमिक को रोकने के लिए एक वन हेल्थ प्रोग्राम पूरे विश्व के लिए प्रपोजल दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसकी 4 एजेंसियों ने इसका प्रपोजल मिलकर दिया है। इसमें कौन कौन सी हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ये 4 संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुषंगी संगठन है। इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय हम जानते हैं रोम में है, इटली। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, कहाँ पे है? नैरोबी में, नैरोबी केन्या में है, नैरोबी इटली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये जानते हैं जिनेवा में है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। इन चारों संगठनों ने मिलकर के पर्यावरण से संबंधित क्षतियों को कंट्रोल करने के लिए, जूनोटिक बीमारियों को रोकने के लिए कुछ प्लान्स किए हैं। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं को अगर हम देखें तो निर्धारित किया है कि विश्व समुदाय इसको गंभीरता से ले और इसको वन हेल्थ प्लान पूरे विश्व के लिए एक लागू हो, जो जैसे WHO तमाम सारे प्रोग्राम चलाता है, उस तरह से इस तरह के प्रोग्राम पूरे विश्व में चलाए जाएं, ताकि किसी जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। महामारी के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में वन हेल्थ प्रोग्राम जो होगा, वो कोई भी महामारी होती है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हों, उस गाइडलाइंस को निर्गत करने और पूरे विश्व में उसका पालन करके उनकी रोकथाम की जा सके, इसके लिए एक सिद्धांत लागू करने के लिए वन हेल्थ प्रोग्राम। नहीं तो पता किसी देश में इसी कोरोना के लिए कोई और प्लान है, किसी देश में कोई और दवा चल रही है, किसी में आइवरमेक्टिन खाई जाती है तो किसी देश में आइवरमेक्टिन नहीं खाई जाती है, किसी देश में इसको बैन कर दिया गया कि आइवरमेक्टिन तो कीड़े की दवा। मतलब इस तरह से तमाम सारे प्लान्स हैं। जो कोई दवा पहले जो है एक मलेरिया की दवा खिलाई जाती थी, बाद में वो बंद कर दी गई कि हाँ नहीं ये नुकसान कर रही थी। इस तरह से विश्व में जो दवाएँ चलें वो सारे विश्व के लिए कंप्लीट रिसर्च है, उसके बाद पूरे विश्व में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस वन हेल्थ प्रोग्राम का काम करना। दूसरा है वन हेल्थ प्रोग्राम की नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं को मजबूत करना। वन हेल्थ प्रोग्राम के लिए कुछ नीतियां बनाना, रणनीतियां बनाना और इसके लिए जो भी ज़रूरत संसाधन हो उसको इकट्ठा करना, योजनाओं को बनाना और उन सारे देशों में इम्प्लीमेंट कराना जो इसके सदस्य देश हों, ताकि किसी भी ऐसी जूनोटिक बीमारी या इस तरह से कोई पैंडेमिक हो, उन पैंडेमिक के थ्रू अगर कोई बीमारी होती है, व्यापक तौर पर जनहानि की संभावना होती है। जैसे इस समय बर्ड फ्लू जापान में फैला हुआ है, इसके वैश्विक रूप से फैलने की अगर संभावना, स्वाइन फ्लू फैलता है, एवियन फ्लू, तमाम सारे फ्लू हैं, स्पेनिश फ्लू फैला था 1918-19 में। तो तमाम सारी बीमारियों को रोकथाम के लिए प्लान बनाना, उनको इम्प्लीमेंट कराना पूरे विश्व में, ये ज़रूरी प्रोग्राम वन हेल्थ प्रोग्राम की तरह इस वन हेल्थ प्रोग्राम की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे और सदस्य देशों से सहयोग ले, उनसे उन्हीं के सहयोग द्वारा उनको सहायता करे। इसके बाद योजना के क्रियान्वयन में तेज़ी लाना। वन हेल्थ प्रोग्राम की लिए जो योजना बनाए हैं, इसमें इन चारों संगठनों का, चूँकि एक संगठन कोई कुछ नहीं कर सकता है, चूँकि कृषि संगठन ऐसा है जो कृषि के व्यापार, विपणन, आवाजाही पर नियंत्रण रखता है, वैश्विक जो मूवमेंट है उस पर नियंत्रण रखता है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण संबंधी जो क्षतियाँ होती हैं, इससे संबंधित जो भी प्लान्स होते हैं, इसको बनाता है। तो हम जानते हैं कि जूनोटिक बीमारियाँ जितनी है 30% बीमारियाँ, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, 30% जो बीमारियाँ होती हैं वो वृक्षों के कटने से, जंगलों कटाई से होती हैं। अगर पैंडेमिक 250 जो संक्रामक बीमारियाँ इधर फैली हैं, उसमें 30% से अधिक बीमारियाँ इन्हीं की वजह से, जंगलों की सफाई से। तो पर्यावरण, बीमारी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बीमारियां फैलती हैं, बाढ़ सूखा आता है, तो खाद्य और कृषि संगठन उस पर एक्टिव होता है, क्योंकि अगर पर्यावरण क्षति होगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। आगे विश्व पशु संगठन, पशु स्वास्थ्य संगठन, हम जानते हैं कि जूनोटिक बीमारी उन बीमारियों को कहते हैं जिनमें जो पशु से मनुष्य में फैलती हैं। तो उन जूनोटिक बीमारियों के या पशुओं की देखभाल या पशुओं के किस पशु में उसका रिसर्च करना कि किस पशु से कैसे कोई बीमारी फैलती है, इसको देखना इसी का काम है। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इन चारों संगठनों ने मिल करके ये बनाया है, इस किसी योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। चारों मिल करके इसके क्रियान्वयन को तेजी लाएं, एक रोड मैप बनाएं, सभी लोगों के लिए वो मान्य हो। अगला है वन हेल्थ प्रोग्राम इन सेक्टोरल वर्कफोर्स का निर्माण करना। अब जैसे आज हम देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत में, अगर हम देखें भारत की बात करें तो यहाँ के हेल्थ प्रोग्राम में तमाम सारे WHO के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उनके अलग से मॉनिटर्स होते हैं, अलग से उनका एक सिस्टम होता है जो उसको मॉनिटर करता है, उसके लिए प्लान बनाता है। जैसे पोलियो के लिए हमने देखा, पोलियो इराडिकेशन में बहुत बेहतरीन काम किया उन लोगों ने, WHO ने, और उसने पूरे विश्व में एक प्लान बना करके किया काम। तो ऐसे ही इन सेक्टोरल वर्कफोर्स का निर्माण करना कि कोई भी इस तरह की बीमारी हो तो एक वर्कफोर्स तैयार करे, उस वर्कफोर्स के द्वारा उस बीमारी को पूरे विश्व में एक पैटर्न पे समाप्त करना। स्वास्थ्य संबंधी खतरे की शुरुआत में ही रोकना। हम जानते हैं कि अगर वन हेल्थ प्रोग्राम अगर लागू होता है, तो अगर देशों की सहमति बनती है, तो इस तरह की संभावना को, स्वास्थ्य संबंधी कोई खतरा है तो उसको प्रारंभ में रोकना। अगर कोरोना वायरस को प्रारंभ में पहचान करके उसको रोका गया होता तो जाहिर सी बात है पूरा विश्व 2 साल सदमे में नहीं रहता। वह इसके अलावा वन हेल्थ प्रोग्राम का ये भी काम होगा कि वैज्ञानिक ज्ञान अनुसंधान और विकास तथा टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना। एक दूसरे देशों को, कोई अविकसित देश है, अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है, इससे या कोई विकसित ही देश है, अगर उस पर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपस में आदान प्रदान के द्वारा उसको, जैसे कोई सस्ती टेस्टिंग किट किसी देश ने बना ली है, अब उस सस्ती टेस्टिंग किट और देश बहुत महंगी टेस्टिंग किट या बहुत महंगे टेस्ट करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस देश से उसको आयात किया जाए, आदान प्रदान किया जाए टेक्नोलॉजी का। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके द्वारा जो लागत होगी मरीज के ट्रीटमेंट की, जांच की, वो कम हो जाएगी। और तीसरा, 7वां अंतिम बिंदु है स्वास्थ्य संबंधी खतरों के रोकथाम के लिए पर्याप्त निवेश। सबसे बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में, हालांकि बहुत सारे देश जागरूक हुए हैं और स्वास्थ्य संबंधी अपने बजट में उनका प्रावधान बढ़ा है और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी है। कोरोना बीमारी के दौरान मैंने देखा है कि वैश्विक स्तर पर कितनी तेज़ी से PPE किट का निर्माण हो या मास्क का निर्माण हो, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जिसके बारे में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ढोते थे, आज ऑक्सीजन इंडिया के हर अस्पताल में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उपलब्ध है जो हवा से ऑक्सीजन लेकर के मरीज को उपलब्ध करा देता है। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के पर्याप्त निवेश के द्वारा ही संभव है। तो टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक स्तर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। और वन हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा किसी भी इस तरह से बीमारियों को, पैंडेमिक बीमारियों को अगर रोका कर दिया जाए तो विश्व की जो गाड़ी का पहिया है, रफ्तार उसकी है, वो तेज़ी रहेगी, कभी कम नहीं होगी। इसके बाद अगला बिंदु है कर्नाटक चुनाव। कर्नाटक चुनाव की घोषणा कर दी गई है, 10 मई को होगा और 13 मई को इसकी जनगणना होगी। एक चरण में ही होगा, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। हम जानते हैं कि वहाँ के विधानसभा में 225 हैं और लोकसभा में 28 सदस्य चुन के जाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि वहाँ के 2-3 राज्यों को दे देगा, उन 2-3 राज्य जैसे उसके सटे हुए राज्य, महाराष्ट्र है, उधर तेलंगाना है, केरल है, तमिलनाडु है, इन सब राज्यों का पूछ सकता है कि वहाँ विधानसभा सदस्यों का
एक तरफ राज्य दे दे, इस तरफ विधानसभा सदस्य दे दे मिलाने वाला, या लोकसभा सदस्य दे दे मिलाने वाला। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लोकसभा सदस्य यहाँ 28 हैं, विधानसभा सदस्य 225 हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसके जस्ट पहले का ये बहुत बड़ा ट्रायल है। ये प्रदेश, यहाँ पर भाजपा की गवर्नमेंट है, तो ये ट्रायल दोनों पार्टियों के लिए, मेजर पार्टियां भारत की हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय अध्यक्ष हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के, वो वहीं के हैं, कर्नाटक के हैं, और भारतीय जनता पार्टी चूँकि यहाँ गवर्नमेंट है, तो इसलिए जो है इन लोगों के लिए एक परीक्षण कह सकते हैं, शक्ति परीक्षण कह सकते हैं, या जनमत परीक्षण कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा होगा और दोनों पार्टियां अपना एड़ी चोटी जोर लगाएंगी। लेकिन हमारा जोर कहाँ है? हम यही जोर लगाएंगे। 225 सदस्य हैं विधानसभा के, और लोकसभा के 28 सदस्य हैं। 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को है यहाँ जनगणना होगी, मतगणना होगी, और ये जो है एक चरण में चुनाव होगा। इतनी हमें इन पर यहीं शक्ति लगानी है, यहाँ शक्ति परीक्षण हमारे यहीं पे है। इसके बाद जन औषधि केंद्र, हम जानते हैं जन औषधि केंद्र जो है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने का एक केंद्र है, जो केंद्र सरकार की पहल से पूरे देश में खोला जा रहा है। और इसमें ब्रांडेड के बजाय उसी गुणवत्ता वाली दवाएं, सेम गुणवत्ता वाली दवाएं, बिना ब्रांड के जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और जो अत्यंत कम पैसे में उपलब्ध होती हैं। ऐसे जन औषधि केंद्र खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर यूपी है और दूसरे पर कर्नाटक है। इस समय जो है 9000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा सके हैं, 9146, इसमें 1000 से ऊपर, 1000 से अधिक यूपी में है, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उसके इसमें प्रमुख कौन, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख का नाम दे दिया जाएगा, और उसके कौन से संगठन के प्रमुख हैं, या संगठन दे दिया जाएगा इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, ये पूछा जाता है, और इसके मुख्यालय पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में जो हम करेंगे तो इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय का भी नाम देंगे। इसमें आप सबसे पहले देखिए WTO के महानिदेशक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ये नाइजीरिया की हैं, न्योगोजी ओंकोजो इबेला, ये नाइजीरिया की हैं। महासचिव अंकटाड के महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन, कोस्टारिका के हैं। महासचिव राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड नाम लगा हुआ है इनमें, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड किंगडम के हैं। महासचिव सार्क के महासचिव इसाना रुबाना बीराकून, श्रीलंका के हैं। महासचिव सार्क के महासचिव कौन है? इसाना रुबाना बीराकून, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। अध्यक्ष यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लियेन, ये जर्मनी की हैं। महासचिव ओपेक के महासचिव कौन है? हैथम अल घईस, ये कुवैत के हैं, हैथम अल घईस। इसी तरह महासचिव नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। अगले हैं महासचिव इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गेन स्टाक, ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के हैं। और महासचिव एशियान के महासचिव हैं दातो लिम जोक होई, ये ब्रुनेई के हैं, ब्रुनेई दारुसलाम के हैं। दातो लिम जोक होई महासचिव एशियान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, ये अभी वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं इन संगठनों के। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम में फ़ायदा होगा ही होगा, और पीसीएस में अक्सर इससे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।